आप सभी का अभिवादन। स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। छंद परिचय चल रहा है इस समय, और अभी तक हमने छंद सामान्य परिचय, जिसमें छंदों पर चिन्ह अंकित करने के नियम आदि का अध्ययन किया, अनुष्टुप, आर्या जाति और इसके अतिरिक्त इंद्रवज्र, उपेंद्रवज्र और उपजाति छंदों का अध्ययन किया। ये सभी छंद लघु प्रकृति के छंद हैं, जहाँ बहुत कम वर्णों का प्रयोग होता है। आर्या जाति छंद यद्यपि 18 मात्राओं वाला था, उसमें एक चरण 18 मात्रा का भी है, किंतु फिर भी आर्या जाति मात्रिक छंद था और वह छोटे छंदों में ही उसकी गणना होती है। शेष तीनों हमने 11-11 वर्णों के छंद पढ़े थे। आज हम वसंत तिलका छंद का अध्ययन करेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं एक तरह से जो दीर्घकाय छंद हैं उनके प्रवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 11 वर्णों का छंद छोटा इसलिए कहा गया, लघु इसलिए कहा गया, क्योंकि उसमें कुल पूरे पद्य में ही 44 वर्णों का 4 चरणों में 11-11 44 वर्णों का प्रयोग होता है। और क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है कि एक चरण का उच्चारण एक ही श्वास के साथ किया जा सकता है, इसलिए उसमें कहीं भी यति की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन इसके बाद जो यति है उसकी व्यवस्था हो जाती है। और यति हमने जब सामान्य परिचय पढ़ा था तो पढ़ा था कि यति कहते हैं अल्प विराम को। अल्प विराम का तात्पर्य है कि बोलते हुए जहाँ हम बिल्कुल अर्धक्षण मात्र अवस्था में रुकते हैं, या यूं कहिए कि हम श्वास को अपने भीतर ग्रहण करते हैं, लेते हैं आगे बोलने के लिए, वह यति की अवस्था होती है। यद्यपि वसंत तिलका छंद में भी यति का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 14 वर्णों का छंद है और एक निश्चित समय सीमा के पश्चात अर्थात कुछ वर्णों के उच्चारण के बाद स्वभावतः अल्प विराम हो जाता है। उसका उल्लेख नहीं मिलेगा आपको, उल्लेख 15 वर्णों के छंद से मिलना प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ भी किंचित अल्प विराम होता है। अच्छा छंद है ये वसंत तिलका। वसंत के माथे पर तिलक के समान अगर हम कहें तो वसंत तिलका छंद है। तो कुछ उदात्त भावों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए कवियों के द्वारा इस छंद का प्रायः प्रयोग किया गया। कालिदास के द्वारा और अन्य आचार्यों ने भी वसंत तिलका छंद का बहुत आयत से प्रयोग किया है, क्योंकि कुछ छंद बहुत दीर्घकाय हैं, बड़े हैं, 18 वर्णों के, 21 वर्णों के तो वो विस्तृत वर्णन की दृष्टि से उचित हैं। लेकिन जब प्रवाह में न बहुत अधिक वर्णों की आवश्यकता होती है, न बहुत कम वर्णों की आवश्यकता होती है, तब वसंत तिलका, मालिनी और इस तरह के छंदों का प्रयोग आचार्यों के, कवियों के द्वारा किया गया। तो देखिए, वसंत तिलका छंद को हम पढ़ते हैं। इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ गह। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तबजा, तगण, भगण, जगण तीनों को मिलाया तो बहुवचन लगा तबजा। जगौ, जगण, गौ का तात्पर्य गुरु और 2 हैं इसलिए द्विवचन लगा जगौ। तो जगण गुरु और गह का तात्पर्य गुरु। तो जहाँ पर तगण, भगण, जगण, पुनः जगण और फिर एक गुरु और दूसरा गुरु, इस क्रम से जब वर्णों की संरचना होती है तो वह छंद वसंत तिलका छंद कहा जाता है। क्योंकि चारों चरणों में समान होता है इसलिए यह समवृत्त है। वारणिक छंद है इसलिए वृत्त है, और चारों चरणों में समान है इसलिए समवृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं। कैसे? तगण, भगण, जगण और जगण 4 गण हैं। प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 4 गुणा 3 12 वर्णों का प्रयोग हुआ। और इसके साथ में 1 गुरु और 2 गुरु अर्थात 2 गुरु का भी प्रयोग है, तो 12 और 2 14 वर्णों का प्रयोग प्रत्येक चरण में होता है। इसका अपर नाम वसंत तिलकम भी कहा गया है।
वसंत तिलकम नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है और वसंत तिलका स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है। छंद एक ही है, 14 वर्णों वाला। कुछ के द्वारा उसे वसंत तिलकम कह दिया गया और कुछ के द्वारा उसे वसंत तिलका कह दिया गया। दोनों ही नामों से यह प्रचलित है। अब देखिए, हम लक्षण को लक्षण पर घटित करते हैं। इससे पूर्व भी हम करते आ रहे हैं ऐसा। तो हम फिर यह इसलिए है कि आप लक्षण को याद रखें और बहुत अधिक, अगर आपने सही वर्णों को याद करके और उनका लिखने की जो प्रक्रिया है उसे सही रूप से संपन्न कर दिया है, तो आपको छंद के लक्षण का अनुवाद याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे छंद के लक्षण पर ही घटित करके और उसके अनुवाद को समझ सकते हैं। और साथ ही यदि आपने अच्छे से स्मरण किया है लक्षण को, तो अनुवाद या उसका तात्पर्य क्या है यह आपको स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। तो लक्षण को लक्षण पर घटित करते हैं। देखिए, उक्ता, आगे उ यद्यपि ह्रस्व है लेकिन क जो है वह व्यंजन है, तो संयुक्त वर्ण के कारण उ जो है वह दीर्घ हो गया। ता, यह भी दीर्घ हो गया। तो दोनों पर गुरु का चिन्ह अंकित है और वह जो है ह्रस्व है, इसलिए लघु का चिन्ह अंकित है। तो गुरु, गुरु और लघु। सबसे पहले आएगा तगण, तभजा जगऊ गह। ये देखिए, हमने यहाँ पर अंकित किया है त भ जा ज गौ गह। तो तगड़ का चिन्ह है गुरु, गुरु लघु। यहाँ हमने पहला देखा, ये हो गया आपका तगड़, गुरु, गुरु लघु। वसंत तिलका, संत, स के आगे नकार है, व्यंजन, अर्धस्वर, अर्धमात्रिक वर्ण, इसलिए यह गुरु हुआ। त जो है यह ह्रस्व है तो लघु होगा, और ती जो है यह भी ह्रस्व है तो लघु होगा। भगण क्या है? गुरु, लघु, लघु। तो ये हमारे पास गुरु, गुरु, लघु, लघु। तो ये है हुआ गुरु, लघु, लघु, ये भगण हो गया। फिर ल ह्रस्व है, दीर्घ लघु होगा। का दीर्घ है, गुरु होगा। और त यह पुनः ह्रस्व है तो लघु होगा। ये हो गया जगण। जगण का चिन्ह है लघु, गुरु, लघु। तो यहाँ पर ये लघु, गुरु और लघु, यह चिन्ह अंकित हुआ हमारा जगण। और पुनः फिर जगण का प्रयोग है, भ ह्रस्व है, लघु होगा। जा गुरु है, दीर्घ होगा। ज ह्रस्व है, लघु होगा। तो यह पुनः हो जाता है आपका जगण। और गौ, औ की मात्रा है, दीर्घ वर्ण है, इसलिए गुरु का प्रयोग। और गह, क्योंकि आगे विसर्ग है इसलिए यह भी गुरु होगा। तो उक्ता वसंत तिलका तबजा जगऊ गह, इसमें क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु के क्रम से 14 वर्ण हैं। अब 14 वर्ण कैसे हैं यह भी आपको बता दें। यदि आप गिनने लगेंगे तो यहाँ जो पूर्ण वर्ण जिसे हम कहेंगे वे 14 ही हैं। यद्यपि अर्ध वर्ण हो सकते हैं किंतु हम उन्हें गिनते नहीं हैं। तो उ एक हुआ, ता दूसरा, व तीसरा, स चौथा, नकार छोड़ेंगे क्योंकि आधा है, त पांचवा, ती 6, ल 7, का 8, त 9, भ 10, जा 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कुल इस तरह से 14 वर्णों का प्रयोग है। जा पे 11 आया, ज 12, गौ 13 और गह 14। इस तरह से 14 वर्णों का प्रयोग हुआ। अब हम इसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण है, देखिए, जहाँ दुष्यंत रंगमंच पर प्रवेश कर रहा है और सारथी और दुष्यंत दोनों रथ की गति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर दौड़ते हुए घोड़ों का वर्णन किया गया है। उस चित्र को यहाँ पर वसंत तिलका छंद में प्रयोग किया है, कालिदास के द्वारा प्रयोग किया गया वसंत तिलका। तो देखिए, ये है मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया। आगे की पंक्तियां अगले फलक पर हैं, तो पहले हम इसे देख लेते हैं। मुंह आगे क्योंकि आधा क है इसलिए यह हो गया दीर्घ। ते दीर्घ स्वर है, गुरु हो गया। और शु ह्रस्व स्वर है इसलिए लघु हुआ। तो ये चिन्ह हुआ आपका
मुक्तेषु गुरु गुरु लघु, ये हुआ तगण। रश्मिषु रकार ह्रस्व है, लेकिन क्योंकि आगे श जो है वह संयुक्त वर्ण है इसलिए गुरु होगा। मी, ये छोटी ई है अर्थात ह्रस्व स्वर है इसलिए यहाँ पर लघु होगा, और शु पुनः ह्रस्व स्वर है तो लघु होगा। भगण का चिन्ह है गुरु गुरु लघु, तो गुरु गुरु और लघु ये हो गया आपका भगण। फिर निरायत, यहाँ नि ह्रस्व है लघु होगा, रा दीर्घ है गुरु होगा, य ह्रस्व है इसलिए लघु होगा, तो लघु गुरु लघु यह हो जाता है जगण का चिन्ह, तो ये हो गया आपका जगण का चिन्ह। त ह्रस्व है लघु होगा, पूर्व में पू दीर्घ है साथ में र भी है आगे तो ये गुरु हो गया, और वकार जो है यह ह्रस्व है इसलिए यह लघु हो गया, तो यह भी जगण का चिन्ह हो गया लघु गुरु लघु। और इसके बाद का दीर्घ है गुरु होगा, या दीर्घ है गुरु होगा, तो दो गुरु का प्रयोग है, कुल ये 14 वर्ण हो जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर वसंत तिल का छंद घटित होता है। अगली 3 पंक्तियां हैं इसकी, पुनः देखें। निशिकंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रुजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्या। अब यहाँ पर देखिए, निष्कंप, ये नि इसके आगे श है संयुक्त वर्ण इसलिए यह गुरु हुआ। क के पश्चात म संयुक्त वर्ण है इसलिए यह भी गुरु होगा, और प जो है वह ह्रस्व रहेगा, यह आपका हो गया तगण। फिर चा गुरु, म और र दोनों ह्रस्व हैं लघु होंगे, तो यह गुरु लघु लघु यह हो गया भगण। शी ह्रस्व, खा दीर्घ और नि यह नहीं, चामर चामर शिखा, ठीक है, शी से प्रारंभ होगा, यह शी ह्रस्व है, खा दीर्घ है और नी जो है वह ह्रस्व रहेगा, तो यह हो गया जगण। भ्री ह्रस्व है, तोर्ध्व यहाँ पर आगे ध है इसलिए गुरु होगा, और वह जो है वह ह्रस्व होगा जगण। और कर्णः, क के आगे क्योंकि रकार है इसलिए यह गुरु हुआ, और नः यह भी गुरु हुआ, तो ये दो जगण का प्रयोग हुआ। त भ ज और गुरु ये कुल हो गए 14 वर्ण। इसी तरह से आत्मोद्धतै, तो ये तगण हुआ, गुरु गुरु लघु यह भगण हुआ, पुनः यह जगण है, यह जगण है और दो गुरु हैं। धावन्त्यमी, यहाँ भी गुरु गुरु लघु तगण हुआ, गुरु लघु लघु भगण हुआ, लघु गुरु लघु ये दो जगण का प्रयोग है, और इसके पश्चात दो गुरु का प्रयोग है। प्रत्येक चरण में 14 वर्णों का प्रयोग है, इसलिए यह यहाँ पर वसंत तिल का छंद हो जाता है। तो इसके उदाहरणों को आप याद कीजिए, समझिए 14 वर्णों का छंद जो होता है और उसके उदाहरण जो होते हैं। आज वसंत तिल का छंद का हमने अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में अगले छंद का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।